वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने से पहले स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, इसके फील्ड्स, इसके रीजन समझना बहुत जरूरी है। तो इसको देखने से पहले आप स्पेक्ट्रम वगैरह का वीडियो देख लेना। मैंने शायद इसको अपलोड नहीं किया है, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, तो फर्स्ट आप उसको देखना, देन आप इस वीडियो को देख लेना। सो फ्रेंड, विदाउट टाइम वेस्ट क्यों अपने टॉपिक पर आते हैं। बट अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब आइकन दिख रहा होगा, उस पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी न्यू अपडेट्स आपको मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी की है एक प्रकार की अवशोषण स्पेक्ट्रमिकी है, जिसमें किसी यौगिक के द्वारा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी क्षेत्र या दृश्य क्षेत्र के भाग का अवशोषण करते हैं। क्या बता रहा है कि यह एक प्रकार का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, जो किसी कंपाउंड के द्वारा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के जो अल्ट्रावायलेट फील्ड है और जो विजुअल फील्ड है के कुछ भाग का अवशोषण, कुछ भाग का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो ये यही बता रहा है, क्या बोल रहा है, एक प्रकार की अवशोषण स्पेक्ट्रमिकी है जिसमें किसी यौगिक के द्वारा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी क्षेत्र या दृश्य क्षेत्र के कुछ भाग का अवशोषण किया जाता है। अब हम जानते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या है। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि आपको में भी पता ही होगा कि जो श्वेत प्रकाश की किरण है, हम इसको किसी प्रिज्म में से होकर के गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो जो ये प्रोसेस चलता है इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और अवशोषण स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जब हम प्रिज्म में से गुजारते हैं तो स्पेक्ट्रम, और जब हमने किसी से कंपाउंड में से गुजार दिया, किसी यौगिक में से गुजार दिया, तो ये हो गया अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी यौगिक में से होकर गुजारते हैं तो स्पेक्ट्रम में काली रेखाएं प्राप्त होती है। तो क्या बोल रहा है ये, इसने यही बोला जो मैंने आपको बताया था कि जो ये यौगिक में से हमने जब किसी श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारा तो हमें ये 7 प्रकार, तो ये जो हमें 7 टाइप्स की ब्लैक कलर की रेखाएं प्राप्त होती है। जब इसे यौगिक के विलयन में, जब ये यौगिक के विलयन में से प्रवाहित होता है तो कुछ विकिरण अवशोषित हो जाते हैं। तो क्या बोल रही है, जब ये किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन में प्रवाहित होता है तो क्या होता है, तो कुछ विकिरण क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये जो काली रेखाएं, तो ये जो ब्लैक लाइन्स हमें प्राप्त होती हैं, इसी को हम बोलते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। मेन चीज ये है, जो हमें ये ब्लैक लाइन्स प्राप्त होती हैं, इसी को हम अवशोषण स्पेक्ट्रम बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लो, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी यौगिक में से होकर गुजारते हैं तो स्पेक्ट्रम की काली रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो स्पेक्ट्रम में काली रेखाएं जो दिखाई देती है, क्योंकि जब इस यौगिक के विलयन में से प्रवाहित होता है तो कुछ विकिरण क्या होती है, वो अवशोषित हो जाती है, और ये काली रेखाएं ही अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाती हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अवशोषित हुई विकिरण की विकिरण की जो मात्रा होती है यौगिक की संरचना तथा विकिरण की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। तो क्या बोल रही है, जो मतलब रेडिएशन की जो मात्रा होती है वो जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर होता है उस पर डिपेंड करती है। कोई भी कंपाउंड आप वहां ले सकते हो, जैसे कि मान लिया आपने कार्बोनिल कंपाउंड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मतलब कौन सा यौगिक है उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगी। बस टोटली इस बात पर डिपेंड करती है कि कौन सा यौगिक है, उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगी। यौगिक के द्वारा अवशोषित हुई विकिरण की ऊर्जा मुख्यतः इलेक्ट्रॉनों को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित करती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों का बॉन्डिंग ऑर्बिटल से नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में स्थानांतरण हो जाता है। तो क्या बोल रहा है ये, देख इससे समझो आप, जैसे कि किसी कंपाउंड के द्वारा विकिरण की जो ऊर्जा मिली, मतलब जब इसे एनर्जी मिली, किसी कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिली, जो विकिरण की एनर्जी मिली, उससे क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन था ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, मतलब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। आप इस डायग्राम के थ्रू इजिली समझ पाओगे। मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल बना दिया, बट आप इसको एग्जाम में मत बनाना। सो फ्रेंड्स, आप इसको इजिली समझो। देन क्या बता रही है, जैसे कि जब कोई मॉलिक्यूल है उसे बहुत ज्यादा एनर्जी मिली, तो क्या हुआ, वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। मैंने आपको पीछे बताया था, तो क्या हुआ, तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो ये यहाँ पे यही बता रहा है, व्हेन अ मॉलिक्यूल इज इरिटेटेड विद यूवी और विजिबल लाइट, देन इलेक्ट्रॉन आर एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। मतलब क्या होता है, जब किसी जो मॉलिक्यूल है उसको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है तो वो इरिटेट हो जाता है, और वो क्या करता है, वो ग्राउंड स्टेट से जो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है।
तो ये आपको बॉन्ड दिख रहे हैं, सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग। ये पाई स्टार से एंटी बॉन्डिंग को डोनेट करते हैं, सिग्मा स्टार से एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग को एन से डोनेट करते हैं। दिख रहा है आपको सिग्मा सिग्मा स्टार, सिग्मा पाई स्टार, पाई पाई स्टार और ये एन और सिग्मा स्टार। तो मीन्स क्या है, तो आप देख रहे हो कि जो अलग अलग कंपाउंड है उनमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। तो मतलब जैसे कि आपको दिख रहा है नाइट्रोजन, हेलोजन, ऑक्सीजन कंपाउंड्स में क्या होगा, एन से सिग्मा स्टार मिलेगा, तो ये जो मिलेगा एन से सिग्मा स्टार। और ये जो कार्बोनिल एल्केन है इसके लिए हमें मिलेगा पाई से पाई स्टार। मैंने लाइंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। एंड ये जो सिग्मा से पाई स्टार है ये कार्बोनिल कंपाउंड्स है और ये सिग्मा सिग्मा स्टार इन एल्केन्स, तो आप इसको इजिली समझ लेना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परावैंगनी अथवा दृश्य क्षेत्र के प्रत्येक तरंग दैर्घ्य के द्वारा अवशोषित विकिरण की मात्रा स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। मतलब जो इसको मापा जाता है उसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा मापते हैं। तो ये जो फिगर है ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का है। मतलब अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, तो हम इसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करते हैं। देन हम इस डायग्राम को आपको एक एक पॉइंट में इजिली समझाऊंगी। तो इसका मतलब जो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर है इसका प्रोसेस कैसे चलता है एक एक पॉइंट में समझाऊंगी। एग्जाम में आया तो मेजरमेंट और ग्राफ बनाना मस्ट है इसके लिए, क्योंकि इसके बिना जो ये अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये अधूरा रहता है। मतलब इसका जो ग्राफ वगैरह होता है ये इसके लिए बहुत जरूरी होता है। तो देन ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, किसी यौगिक के अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रम का अभिलेखन अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। मतलब ये यही बता रहा है कि जो किसी कंपाउंड का जो अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रम का जो हमें ग्राफ प्राप्त होता है वो हमें अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा प्राप्त होता है। इसमें एक ऊर्जा स्रोत इसमें क्या होता है, एक ऊर्जा का एनर्जी का सोर्स होता है जिसे ड्यूटेरियम लैंप कहा जाता है, जो 375 nm से कम तरंगदैर्घ्य उत्पन्न करता है। तो क्या बता रहा है ये कि यहाँ पर आप ये एक लैंप देख रहे हो जो 375 nm से कम तरंगदैर्घ्य उत्पन्न करता है। तो इससे लैंप का होना यहाँ पर मस्ट होता है, मतलब बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये जो लैंप होता है इस कार्य के लिए बहुत जरूरी होता है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जिस यौगिक का स्पेक्ट्रम प्राप्त करना होता है उसका किसी उपयुक्त विलायक में उचित विलयन बनाते हैं और इस विलयन को किसी सिलिका के सेल में 1 सेंटीमीटर तक भर देते हैं। तो मतलब जो ये क्या बोला है, जिस कंपाउंड का जो होता है हमें स्पेक्ट्रम, जिस कंपाउंड का हमें स्पेक्ट्रम लेना होता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसका जो उचित विलायक बनाकर इस विलयन के किसी सिलिका के सेल में, तो ये जो हमें प्रतिदर्श सेल दिख रहा है और ये संदर्भ सेल दिख रहा है, तो प्रतिदर्श सेल में हम 1 सेंटीमीटर तक इसको भर देते हैं। प्रतिदर्श सेल में हम इसको 1 सेंटीमीटर तक भर देते हैं। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक सेल में प्रतिदर्श विलयन और दूसरे सेल में कुछ विलायक भरकर इन्हें उपयुक्त स्थान पर रख देते हैं। तो क्या बोल रहा है ये देखो क्या बोल रहा है कि एक सेल में तो हम ये जो प्रतिदर्श सेल है इसमें तो हम भर देते हैं, मतलब जो कंपाउंड का हमें स्पेक्ट्रम चाहिए, जो कंपाउंड वही यौगिक भरेंगे जिसका हमें स्पेक्ट्रम चाहिए। और संदर्भ सेल में क्या करते हैं, इसमें शुद्ध विलायक भर देंगे। जो ये प्रतिदर्श पुंज की किरण की तीव्रता है इसको IS और जो ये संदर्भ किरण पुंज की तीव्रता है इसको IR से जो है वो रिप्रेजेंटेड करेंगे। यदि यौगिक किसी तरंगदैर्घ्य पर प्रकाश का अवशोषण करता है तब IS को IR की तुलना में कम होगी। तो ये क्या बता रहा है, मतलब जैसे कोई जो कंपाउंड है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो जो IS होगी वो IR की तुलना में कम होगी। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और स्पेक्ट्रम का रिकॉर्डर द्वारा अवशोषणांक और तरंगदैर्घ्य के बीच जो आलेख होता है वो स्वतः ही रिकॉर्ड हो जाता है, जिसे यूवी स्पेक्ट्रम कहते हैं। मतलब क्या बता रहा है, ये जो प्रतिदर्श किरण पुंज की जो तीव्रता है वो संदर्भ किरण पुंज की तीव्रता से जो कम होगी, क्योंकि ये जो प्रकाश का अवशोषण कर रहा है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। और ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, यहाँ पर जब हमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, यहाँ पर जब हमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है तो क्या होता है, तो ये जो आप ये इसमें देखो आप, तो जो ये हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है तो जो ये हमें ग्राफ दिख रहा है, मतलब जो ये ग्राफ दिख रहा है, एक तरफ अवशोषणांक को कंपाउंड पढ़ लेंगे और संदर्भ सेल में क्या करेंगे, ये जो प्रतिदर्श सेल है इसमें एक वो कंपाउंड, मतलब जो स्पेक्ट्रम जिसका हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है उस कंपाउंड को भर लेंगे। और ये जो संदर्भ सेल है इसमें मतलब नॉर्मल विलायक, मतलब शुद्ध विलायक भर देंगे। और ये जो आसपास आप ये जो आपको बीच में प्रिज्म दिखाई पड़ रहा है और ये जो आपको लेंस और मिरर दिखाई पड़ रहे हैं, तो क्या होगा जब हम इस लैंप को जलाएंगे
तो ये जो लाइट है ये लेंस और मिरर से गुजरेगी और ये जो आपको विभिन्न प्रकार के जो लेंस और दर्पण दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब ये जो सारे दिखाई पड़ रहे हैं ये लेंस और दर्पण हैं, ये विभिन्न प्रकार के। तो ये क्या करेगी, तो ये जो दो किरण पुंज है, मतलब किरण पुंज क्या होता है, जो ये दिशा में प्रवाहित होती है, तो जो ये दो किरण पुंज है, जो आपको ये दो किरण पुंज दिख रही है, तो एक लाइट क्या होगा, एक लाइट को संदर्भ सेल से होकर गुजारेंगे और जो दूसरी लाइट है उसको प्रतिदर्श सेल से गुजारते हैं। एक लाइट को हमने संदर्भ सेल से गुजारा और दूसरी लाइट को हम संदर्भ प्रतिदर्श सेल से गुजारते हैं। तो देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पराबैंगनी विकिरण के समान तीव्रता वाले दो किरण पुंज में से एक किरण पुंज को प्रतिदर्श पिलियन और दूसरे को शुद्ध विलायक युक्त सेल से प्रभावित करते हैं। यही मैंने आपको बताया है पहले कि जो ये दो किरण पुंज है, आपको संदर्भ सेल और प्रतिदर्श सेल समझ में आया, तो जो ये एक किरण पुंज है उसको संदर्भ सेल मतलब नॉर्मल विलायक से होकर के गुजारेंगे और ये जो दूसरा है इसको प्रतिदर्श सेल मतलब ये जो हमने कंपाउंड लिया था उसमें से होकर के गुजारेंगे। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रतिदर्श सेल की किरण पुंज की तीव्रता को IS और संदर्भ सेल की किरण पुंज की तीव्रता को IR से डोनेट करेंगे। जब हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है तो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये जो ग्राफ दिख रहा है, तो ये जो ग्राफ होता है यहाँ पर हमें प्राप्त होता है, तो ये वाला ग्राफ मैंने आपको यहाँ पे ये देखो समझाया है। ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये जो एक तरफ है इसमें हमने एब्जॉर्बेंस मतलब अवशोषणांक और ये नीचे हमने वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया है, ये 200, 210, 220, 250, 260, 270 और ये जो एब्जॉर्बेंस है 0.1, 0.2, 0.1, 0.2 और इसी को हम क्या बोलते हैं, मतलब इस संपूर्ण ये जो सारी प्रोसेस होती है इसी को प्रारूपिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं और ये जो सारी क्रिया होती है इसी को अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो डू लाइक, कमेंट and share. Never forget to press bell icon and never miss an update. Thanks for watching my video.